हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे एसे के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि वी आर कंडक्टिंग ए 68th मेंस क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी एग्जाम। और मैं आपके लिए जीएस2 से रिलेटेड कुछ वीडियोस लेके ऑलरेडी आ चुका हूं, लेकिन आज हम बात करेंगे जो सबसे अनसर्टेन टॉपिक है पूरे मेंस में, जिसके बारे में किसी को कुछ भी अभी आइडिया नहीं है क्या आने वाला है, किस टाइप के टॉपिक आएंगे, है ना। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि सबसे पहले एसेज को आप कैसे अटेम्प्ट लोगे। ठीक है ना, एसे में आपको अटेम्प्ट कैसे लेना है, आप कैसे चीजों को स्ट्रक्चर करोगे, क्या क्या जो आर्ट ऑफ एसे राइटिंग है, मेनली हम ब्रीफली उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और फिर आज जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सामने, विमेन एम्पावरमेंट, इसके रिगार्डिंग भी बातचीत होगी। अच्छा, ये विमेन एम्पावरमेंट जो है जब हम डील करेंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब हमारे पास तो ढेर सारे टॉपिक है, विमेन एम्पावरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखोगे शुरुआत से ही बिहार गवर्नमेंट जो है विमेन पे काफी ज्यादा एफर्ट दे रही है, विमेन एम्पावरमेंट पे काफी ज्यादा एफर्ट दे रही है। और इसका जो है सीधा सीधा रीजन है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाओ। ठीक है ना, ये मतलब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये टॉपिक आपका रोबस्ट होना ही चाहिए। तो हम ग्रेजुअली मैं समझाऊंगा भी कि आपको कैसे जो है स्टार्ट लेना है, बॉडी पार्ट में आप क्या क्या डिफरेंट डायमेंशन यूज कर सकते हो, डिफरेंट टेक्निक्स की बात करेंगे, पिस्टल टेक्निक और ये सब। तो आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा लंबा होगा, आप लोग पैसेंस रखो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेक्शन को, है ना। ये टॉपिक जो है ऐसे टॉपिक मैं बोल रहा हूं, पेपर बोलना चाहिए। ये जो पेपर है ये इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है ना, आप गौर से देखोगे तो मटेरियल नहीं है, मतलब बीपीएससी के लिए नया है बहुत। यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं वो तो ऑब्वियसली इसमें ठीक ठाक होंगे, ऑलरेडी लिख रहे हैं। लेकिन इसमें भी यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफी अनसर्टन इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इसमें जो थर्ड वाला सेक्शन है ना, आप गौर से देखोगे वो बिहार से रिलेटेड है। और बिहार से रिलेटेड टॉपिक तो यूपीएससी जनरली बहुत सारे तो पूछ ही नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, उसके प्रोबेबल टॉपिक्स क्या हो सकते हैं और आप कैसे अटेम्प्ट लोगे इन जनरल वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो विमेन एम्पावरमेंट वाला टॉपिक है आज ऐसे का, इसी को मैं डील करते हुए आपको बीच बीच में अच्छे से कुछ गाइडलाइंस दूंगा कि भाई आप कैसे जो है ऐसे को लिखो, आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले विमेन एम्पावरमेंट की जहां तक बात की जाए तो अगर मैं इसके रिगार्डिंग कुछ बताऊं तो ऐसे में ना आपके पास एक विजन होना चाहिए अटेम्प्ट करते टाइम। आप जब भी ऐसे लिख रहे हो देन यू शुड हैव अ क्लियर विजन कि आपके दिमाग में क्या है, आप एग्जामिनर को क्या बताना चाह रहे हो, आपका थीम क्या है। विमेन एम्पावरमेंट तो चलो ठीक है टॉपिक है, लेकिन आप विमेन एम्पावरमेंट में आपका मेन जो कोर थीम है वो आपको हमेशा एक फ्लो के साथ बनाए रखने की जरूरत होती है। ऐसे इसलिए डिफिकल्ट होता है कि इसमें बस ये जीएस की तरह नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसे जीएस की तरह नहीं होता है ऑब्वियसली। ऐसे डिफिकल्ट इसलिए होता है कि इसमें आपकी जानकारी तो टेस्ट होगी ही होगी, आपकी इसमें ना आर्टिकुलेशन टेस्ट होगी कि कैसे आप एक प्रॉपर फ्लो में ऐसे को लिख रहे हो। कोई भी अब्रप्ट एंडिंग नहीं चाहिए पैराज में, है ना। आप ऐसे ऐसे कुछ जो कनेक्टिंग लाइंस यूज कर रहे हो कि नहीं एंड ऑफ द पैराग्राफ। इसके अलावा आपका इंट्रो कितना मतलब क्या है, अट्रैक्टिव है। अगर इंट्रो ही अट्रैक्टिव नहीं होगा तो वहीं पे बात आधी तो वहीं बात खत्म हो जाएगी, एग्जामिनर आप इंटरेस्टेड ही नहीं रहेगा ऐसे पढ़ने में, है ना। तो इंट्रो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, काफी रेलेवेंट होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए वो। और कंक्लूजन भी जो है पूरी कोर थीम को कवर करे वैसा होना चाहिए। तो विमेन एम्पावरमेंट में अगर आप गौर से देखोगे तो शुरुआत से ही हम अगर देखें कि विमेन और मेन का जो रिलेशन रहा और विमेन एम्पावरमेंट की आखिर बात क्यों सामने आई, क्यों ये कहा गया कि विमेन को एम्पावर्ड करने की जरूरत है, इसका कोर थीम अगर आप समझोगे तो सिंपल सा ये रहा कि जब भी समृद्धि नहीं थी सिविलाइजेशन में। सिविलाइजेशन का ओरिजिन अगर आप देखो गौर से तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से वी आर कमिंग थ्रू, और वहां से आप देखोगे या अभी तक का जो हमने सफर तय किया है उसमें एक सी शॉ मोशन देखने को
मिला है। ठीक है ना, ये जो वेव है ये देखने को मिला है स्टेटस में। स्टेटस यानी कि कभी नीचे रहा कभी ऊपर रहा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि जब भी समाज को विमेन की जरूरत हुई है, जब भी उनकी रिक्वायरमेंट रही है सोसाइटी में, उस समय उनका स्टेटस हमेशा ऊपर रहा है। समाज में जब भी समृद्धि हुई, ऐसा लगा कि समृद्धि हो चुकी है, वो जरूरत नहीं है, तो उनका स्टेटस नीचे आ गया। उस समय फिर इंपावरमेंट की जरूरत आई। समझते हैं इसको? आप अगर गौर से देखोगे तो ये आप मान लो ये है हड़प्पा। ठीक है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, गौर से समझना। हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में सिविलाइजेशन जस्ट जो है हमारा इनिशिएट हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पीछे का तो डेटा है नहीं हमारे पास। लेकिन इस समय क्या था कि खाने पीने के लिए भी क्या था, आपको एफर्ट डालना पड़ रहा था, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, हर एक चीज के लिए। तो अगर पुरुष और महिला मिल करके काम नहीं करेंगे इस एज में, तो लाइवलीहुड काफी मुश्किल था, लाइवलीहुड सस्टेन करना काफी डिफिकल्ट था। आप समझ रहे हो? तो हड़प्पा के सिविलाइजेशन में इसलिए देखा गया कि जो स्टेटस था वो क्या था, काफी अच्छा था। एट पार थी विमेन, गॉडेस की पूजा हो रही थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन याद है ना आप लोगों को? गॉडेस की पूजा हो रही थी, है ना, लिंगम, योनि, ये सभी चीजें दोनों की पूजा हो रही थी। आज तो देखो लिंगम की पूजा हो रही है, योनि बस कामाख्या मंदिर में है ना, वो धीरे धीरे डिग्रेड हुआ है। फिर क्या हुआ कि वैदिक पीरियड आया, ये यहां से डिटोरिएशन चालू हुआ लेटर वैदिक में, गुप्ता में काफी नीचे हो गया। मैं आगे बताऊंगा अभी जब मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डील करूंगा कि गुप्ता आते आते क्या हुआ, विमेन का स्टेटस काफी जो है नीचे आ गया। समृद्धि ठीक ठाक हो गई थी उस टाइम, गोल्ड कॉइन्स वगैरह उस समय खूब रिलीज किए गए, देख रहे हैं समृद्धि ठीक ठाक थी, ब्राह्मणों को खूब जमीन दिया गया। तो उस समय विमेन का स्टेटस नीचे आया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके बाद से आप मेडिवियल इरा में एंट्री करोगे, है ना, मेडिवियल इरा में भी नीचे था, और मेडिवियल इरा से होते होते हम नेशनल मूवमेंट के टाइम में आए। यहां पे जो नेशनल मूवमेंट का एरा है, इस नेशनल मूवमेंट के एरा में महिलाएं थोड़ी जागरूक हुई, ढेर सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए, राजा राम मोहन रॉय, द फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसा पीरियड बोलते हैं उन्हें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। इसके अलावा महिलाओं में भी पंडिता कौन थी, रमाबाई रनाडे, है ना, ज्योतिबा फुले। तो इन सब ने जो आवाज उठाई, इसके चलते फिर से स्टेटस में अपलिफ्टमेंट का होना चालू हुआ। फिर से देखोगे कि जब हमें आजादी मिली है तो हम लोगों ने काफी ज्यादा प्रोविजंस बनाए हैं। अच्छा, ये जो एम्पावरमेंट का जो कर्व है ना, अब आप कहोगे सर ये तो नेशनल मूवमेंट के टाइम में ठीक ठाक हो गया, फिर ये क्यों गिर रहा है? क्योंकि जो एम्पावरमेंट का डिफिनीशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ये काफी गौर से सुनो इस पॉइंट को। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में इस टाइम पे नेशनल मूवमेंट के टाइम पे या इसके जस्ट पीछे अगर आप आओगे, उस टाइम पे जो एम्पावरमेंट का मतलब था वो आज के टाइम में वो एम्पावरमेंट का मतलब नहीं है। उस टाइम पे एम्पावरमेंट का मतलब ये था कि महिलाओं को कुछ सोशल इविल से हम बचा ले जाएं बस। इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले या नेशनल मूवमेंट के आसपास उस टाइम तो मतलब ये था कि आप सती प्रथा को खत्म कर दो यार, वो कितना बड़ा इविल था, है ना, पर्दा सिस्टम हटा दो, आप पॉलीगैमी खत्म कर दो। लेकिन अभी आप मॉडर्न एरा की बात करो तो इस टाइम पे कोई पर्दा सिस्टम की बात कर रहा है क्या, कोई पॉलीगैमी की बात कर रहा है क्या? बीती बातें हो गई। इस टाइम पे इंपावरमेंट का मतलब है भैया LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट में महिलाओं को जगह दो। समझ रहे हो आप? इंपावरमेंट का यहां पे डिफिनीशन काफी ज्यादा चेंज हो गया है। जो इंपावरमेंट पहले हम बात कर रहे थे वो आज इंपावरमेंट का डिफिनीशन बदल चुका है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आपको डील करना है, लेकिन थीम यही है कि जब भी सोसाइटी में महिलाओं की जरूरत होगी दे वुड बी नेचुरली इंपावर्ड। ठीक है ना। और जब भी समृद्धि आएगी सोसाइटी में तो ये देखा गया है कि महिलाओं को वहां पे जो स्टेटस है महिलाओं का वो डाउनफॉल में आता है। आप अभी का एग्जांपल ले लो यार, मॉडर्न एरा का एग्जांपल ले लो।
अर्बन एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है रूरल एरियाज से महिलाओं का कम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे समृद्धि थोड़ी ठीक है, वहां पर अभी भी लोग लाइवलीहुड के लिए फाइट कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, मेल मेंबर जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं, महिलाओं को वहां खेती बाड़ी संभालनी पड़ रही है, दे आर मैनेजिंग द फार्म्स देयर, है ना। तो ये चीज, ये यही कोर थीम है इंपावरमेंट में, ये आपको बैक ऑफ द माइंड रखना है अटेम्प्ट करते टाइम। जब ये दिमाग में रहेगा तो फ्लो नहीं टूटेगा। क्लियर है? चलो, तो हमने मोटा मोटी ये समझा भी कि भैया हम बात क्या करने वाले हैं, इंपावरमेंट में आखिर है क्या, सब चीजें समझेंगे, इंपावरमेंट का डिफिनीशन, एवरीथिंग, कैसे इंपावर्ड होती है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, डिफरेंट डायमेंशन हम डील करेंगे, एक होलिस्टिक मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगा, बिहार के पर्सपेक्टिव में भी बात करेंगे, ठीक है ना। चलो, इंट्रो मैं बता रहा हूं ना कि ये जो पहला लेक्चर है इसलिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रो जो है, बॉडी जो है, कंक्लूजन जो है वो कैसे देना ये भी मैं बताऊंगा। इंट्रो काफी इंपॉर्टेंट है। इंट्रो इसलिए इंपॉर्टेंट है एसे में क्योंकि ये हार्ट होता है, मैं तो हार्ट इसको मानता हूं। हार्ट इसलिए मानता हूं कि पहला इंप्रेशन होता है, एग्जामिनर को आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है कि भैया जो ऐसे लिख रहा है उसको आइडिया है भी कि नहीं ऐसे लिखने का, ठीक है ना। 60% 80% काम इसमें हो जाता है इंट्रो में। बॉडी ऑब्वियसली सब लिखेंगे, जीएस जिसका स्ट्रॉन्ग हुआ बॉडी लिख ले जाएगा। इंट्रो एक आर्ट है। इंट्रो इसलिए आर्ट है क्योंकि आपको इम्प्रॉम्प्टू वहां रहना होता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको वहां सोचना है कि भैया मेरा इंट्रो कैसे अट्रैक्टिव होगा। वहां पे तो ऑब्वियसली आप तैयार करके जाओगे टॉपिक, लेकिन आप कौन सा स्टोरी मान लो डाल रहे हो इंट्रो में, तो कौन सी स्टोरी उसमें बेस्ट होगी वो भी सोचने की जरूरत है। क्लियर है? तो चलो, इंट्रो जैसे कि मैंने इस स्लाइड में भी दिया है कि आप स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, एनेक्डोट से स्टार्ट करते हो, न्यूज़पेपर रेफरेंसेस और मेजर रिपोर्ट्स। कोई भी टॉपिक है, क्रॉस किसी भी टॉपिक से आप ऐसे इंट्रो ले सकते हो, ठीक है? समझ रहे हो बात? और ये जो इंट्रो वाला पार्ट है ना, ये ऐसे टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें जो टॉपिक है ना वो डायरेक्टली आपके जीएस वाले पार्ट से मेल खाता हो। जो जनरल टॉपिक्स होते हैं, फिलोसॉफिकल टॉपिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जनरल टॉपिक्स क्या होते हैं? जैसे स्वच्छ भारत अभियान आ गया, सबको पता है यार स्वच्छ भारत अभियान क्या है, सबको बॉडी पता है। इंट्रो अगर आप अट्रैक्टिव नहीं लिखोगे नंबर कहां से आएगा आपका एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो वैल्यू एडिशन आपका इंट्रो में, कंक्लूजन में, स्वच्छ भारत अभियान सबको पता है, इस साल में आया, ये हुआ, संरक्षण हो रहा है, ये रैंकिंग है, वो रैंकिंग है, ऐसे करना है। लेकिन इंट्रो में क्या करना है? कौन सी स्टोरी डालोगे, कौन सा आर्टिकल उठाओगे न्यूज़पेपर का, ये आप पे है, ये आप पे डिपेंड करता है। और इसलिए डिफरेंट जो है मार्क्स काफी वेरिएशन होता है। ऐसे के मार्क्स में तो अलग लेवल का वेरिएशन आता है और इसलिए जो है ये काफी ट्रिकी है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आप किसी भी ऐसे का इंट्रो जो है ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, शॉर्ट स्टोरी, एनेक्डोट, न्यूज़पेपर रेफरेंस, मेजर रिपोर्ट्स। स्टोरीज पढ़ने में सबको थोड़ा अच्छा लगता है तो आप स्टोरी से ट्राई कर सकते हो। आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन से स्टार्ट करना जो है आपकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। वो जीएस का आंसर ऐसा दिखने लगेगा। जब कुछ भी ना बचे, बस टॉपिक का डिफिनेशन पता हो, तो सबसे आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यही ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में आपको पहले चूज करना है। पहले आप सबसे पहले स्टोरी तलाशो, कोई हिस्टोरिकल एनेक्डोट हो वो तलाशो, है ना। न्यूज़पेपर का कुछ रेफरेंस आपको दिख रहा है, किसी लीडर ने कुछ उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया है, वो दिमाग में लाओ, है ना। और मेजर जो रिपोर्ट है वो पहले देखो, उसके बाद डिफिनेशन पे आओ। लास्ट का है ये। अच्छा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने कुछ एग्जांपल यहां पे लिया भी है कि आपको आइडिया लगे कि भाई ये तो बता तो रहे लेकिन करना क्या है। एग्जांपल में अगर आप गौर से देखो तो पहला एग्जांपल मैंने टेसी थॉमस का लिया है। टेसी थॉमस जो है वो डायरेक्टर इन इसरो अग्नि 4 मिसाइल की, और इसका आप एक शानदार सा शॉर्ट स्टोरी दे सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे कि जो दंगल मूवी थी, है ना, दंगल जो मूवी थी वो अभी भी हाईएस्ट ग्रोसर है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री में। और मजे की बात तो ये है कि आप ऐसे इंट्रो में इस स्टोरी को डालोगे कि ये कोई भी मेल प्रोटैगनिस्ट मूवी नहीं है। मेल प्रोटैगनिस्ट मूवी का मतलब ये है कि भैया इसमें पुष्पा भैया नहीं है,
हर जगह पुष्पा जी छाए हुए हैं, पुष्पा में है ना, केजीएफ में हर जगह रॉकी भैया छाए हुए हैं, ठीक है ना। मेल प्रोटेगनिस्ट मूवी ऐसी होती है जो एक मेल बंदा होता है, कोई भी मेल हीरो है, उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है, कोई ऐसी रोमांटिक स्टोरी नहीं है। क्लियर है। इसमें जो है गीता फोगाट, बबीता कुमारी, इन सब के बारे में बात की गई है इस दंगल मूवी में। आपने देखा ही होगा, मैं क्या मतलब बताने की जरूरत भी नहीं है, काफी फेमस मूवी है, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट रेसलर्स में से एक थी, वर्ल्ड क्लास फीमेल रेसलर्स आप बोल सकते हो, इंडिया में जिन्होंने एक तरह से इनिशिएट किया था महिलाओं के लिए रेसलिंग, ठीक है ना। तो ये मूवी जो है हाईएस्ट ग्रॉसर है, ये आप एग्जांपल दे सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट में, कितनी अच्छी बात है। इसके अलावा आप हिस्टोरिकल एनेक्डोट भी उठा सकते हो, जो मैं बोल रहा था कि 1950s में रोजा पार्क जो थी एक ब्लैक वुमेन, जब उस समय पे डिस्क्रिमिनेशन हाईएस्ट लेवल पे था, उस समय पे वह जो है बस के फ्रंट सीट पे बैठ करके उसने जर्नी की थी, डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस। ये आप एक वीमेन इंपावरमेंट एग्जांपल दे सकते हो। जब मेल मेंबर कतरा रहे थे डिस्क्रिमिनेशन के डर से, भय से, उस समय इस महिला ने जो करेज दिखाया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी जो ये रेसलर गलत हो गया यहाँ पे, चैंपियन विमेन बॉक्सिंग चैंपियन, रिसेंटली अभी जो है विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें जो सक्सेस स्टोरीज है, नीतू गंगस, निखत जरीन, इन सब का आप एग्जांपल कोट करके दे सकते हो कैसे वो देश का मान जो है वहां वर्ल्ड स्टेज पे बॉक्सिंग में बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी स्टोरीज हैं, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल दे दिया, हिस्टोरिकल एनेक्डोट दे दिया, एक स्टोरी दे दी, है ना। आप जनरल कोई भी एक कैरेक्टर सोच करके स्टोरी अपने से बना सकते हो जो आपके ध्यान में है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो है आपको करनी है, आप समझ रहे हो। इंट्रो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। तो सबसे बड़ी बात यहां पे ये आई कि इंट्रो करने के बाद जो है बॉडी के लिए क्या किया जाए। तो देखो, कभी भी ऐसे अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, तो जो भी ऐसे लिख रहा होगा, आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप लोग ऑब्वियसली तैयारी कर रहे होगे, तो सबने एक बात तो बताई ही होगी कि ऐसे लिखने से पहले आपको एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार करना पड़ता है, जिसको हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि ऐसे लिखने के ठीक पहले जब आपको पेपर मिलता है और आप अटेम्प्ट करने जाते हो, आप एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार करते हो, एक रॉ मटेरियल तैयार करते हो उस टॉपिक पे, और जो भी चीजें हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से क्या करते हो, उसमें इंक्लूड करते हो शॉर्ट फॉर्म में, कि जब आप ऐसे लिखने बैठो उस समय आप स्ट्रगल ना करो। क्लियर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है जनरली अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो 10 से 15 मिनट का एवरेज आपका होना चाहिए। 10 से 15 मिनट आप ठीक ठाक अच्छे से लो, सारे पॉइंट को इंक्लूड करो। आप जो है इंट्रो अच्छे से सोचो कि भैया स्टोरी हमें मान लो यही बबीता फोगाट वाली, दंगल वाली डालनी है, विमेन एम्पावरमेंट पे ही मान लो मैं ब्रेन स्टॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। चलो साथ में थोड़ा देखते हैं कैसे कर सकते हो। इसके बाद से आपको क्या करना है, डिफरेंट पैरा स्ट्रक्चर करने हैं कि भैया मुझे 7 पैरा लिखना है। ये 7 पैरा आपने आराम से तैयार कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 पैरा में आपको सारे डायमेंशंस डील कर लेना है। क्लियर है। तो ये 7 पैरा का जो डायमेंशन है वो आप यहां पे नोट करोगे। जैसे पहला पैरा में आपने सिंपल सा दे दिया कि भैया मैं डिफिनेशन देखूंगा, ठीक है। ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। डिफिनेशन में आप थोड़ा बहुत लिख लो कि क्या होता है वुमेन एम्पावरमेंट या एम्पावरमेंट क्या होता है। क्लियर। दूसरे में आपने फटाक से ऐड कर लिया कि भाई हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे। क्लियर है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप हड़प्पन से आओ, कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना वहां पे आओ, या फिर अभी के टाइम तक आ सकते हो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को दिखाते हुए कि विमेन एम्पावरमेंट कैसे जो है, मैं वेब जो बना करके दिखा रहा था, एफ फ्लो कैसे हुआ है विमेन एम्पावरमेंट का, वो आप दिखा सकते हो। क्लियर। तीसरा, अब यहां पे आप कोर थीम में घुसोगे कि भैया एम्पावरमेंट जो है अक्रॉस सेक्शन कैसे होता है। उसमें आप क्या कर सकते हो, पेस्टल टेक्निक यूज कर सकते हो, काफी फेमस है, सबको पता होगा ऑलमोस्ट। आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं तो नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। यहां पे पेस्टल का पी का मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंगल, सोसाइटल एंगल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है ना, और ये लीगल। पेस्टल में
ये आपको जो है सारी टेक्निक्स दिखानी है डिफरेंट डायमेंशन में। तो ये साले मान लो 3-4 इसमें पैरा आपने कवर किया। क्लियर है? और लास्ट में आप लोगों ने क्या दिखाया कि भैया चैलेंजेस क्या हैं। उसके बाद आप और एक पैरा ऐड कर सकते हो कि भाई स्कीम्स क्या हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चैलेंजेस हैं, स्कीम्स क्या है। ठीक है? और वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन फिर आप लिखो। तो ये आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट हुआ। क्लियर है? इन सब में आप पॉइंट्स ऐड करते जाओगे जब फटाफट कि भाई ऐसे ऐसे हमें जो है आगे बढ़ना। ये जैसे ही हुआ ना आपका ऐसे लिख गया, ऑलमोस्ट डन है। आप बस वहां पे फिर क्या करोगे, प्रिंट करोगे भाई, हाथ से लिखोगे मस्त, आपका ऐसे खत्म। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग एसे राइटिंग। अगर ये आ गया तो ऐसे शॉर्ट। क्लियर है? ये आपको वहीं पे सोचना होता है, आपको अच्छे से सोच समझ के स्ट्रक्चर करना होता है कि जो यहां पे होगा वहीं वहां पे आप लिखोगे। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है। आपको यहाँ पे फ्लो देखना होता है कि भाई पैरास के बीच में फ्लो कैसे हमें मेंटेन करना है। समझ में आ रहा है? चलो, तो इसी अभी जो हमने ब्रेनस्टॉर्म किया इसी को देखेंगे कि कैसे आप करोगे एक्चुअली। डिफिनीशन आप लिखोगे सबसे पहले विमेन इंपावरमेंट का, तो बताओगे कि भैया इंपावरमेंट क्या है। इंपावरमेंट क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप किसी भी इंडिविजुअल का कैपेसिटी इंक्रीज करते हो, उसकी क्षमता को बढ़ाते हो। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है या वो ग्रुप भी हो सकता है कि वो अपनी चॉइसेस क्या कर सके, ले सके, या उन चॉइसेस को ट्रांसफॉर्म कर सके जिससे कि डिजायर्ड एक्शन और रिजल्ट मिले। ठीक है? ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन का मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि एक प्रोसेस है जिसमें कि आप किसी की क्षमता को बढ़ाते हो कि जो भी उसकी चॉइसेस हैं वो चॉइसेस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो उसके जो सोच रहा है एक्शन में या रिजल्ट में, उससे कुछ आउटकम आए। वही इंपावरमेंट है। ठीक है? एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई बच्ची है, बचपन में वो उसी समय सोच ली कि भाई मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है बड़े होकर के, ठीक है ना, तो आप इंपावर उसको कैसे करोगे? वही प्रोसेस है कि उसके पिताजी उसको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, थ्रू मनी, थ्रू मोरल सपोर्ट, एवरीथिंग। यही प्रोसेस है। तो उसका जो चॉइस था, उसने जो सोचा कि भाई मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, सोचा ना, वो फिर जब बड़ी हुई उसने सारे एग्जाम्स क्लियर किए और उसका डिजायर्ड आउटकम मिला। आउटकम क्या मिला? एस्ट्रोनॉट बनी। चॉइस क्या थी? एस्ट्रोनॉट बनना। प्रोसेस क्या था? उसके पिताजी का सपोर्ट करना। दैट इज इंपावरमेंट। उसके पिताजी ने उसको क्या किया? यहां पे आप क्या बोलोगे? इंपावर किया। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ऐसे समझो। अच्छा, ये विमेन इंपावरमेंट जो है इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। 5 कंपोनेंट है विमेन इंपावरमेंट के। ठीक है ना? सबसे पहला कंपोनेंट है कि विमेन को अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए। उनको अपना वैल्यू पता होना चाहिए कि भाई उनकी क्या वैल्यू है, उनके फैमिली में, उनकी सोसाइटी में, जहां वो काम कर रही हैं वहां पे। दूसरा है कि उनकी जो राइट्स हैं, है ना, उनकी जो राइट है कि वो कौन सा चॉइस जो है वो चुन सकती हैं। वो बच्ची जो है शी वॉन्ट्स टू बिकम एस्ट्रोनॉट्स, उस पर आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि भैया डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सेफ साइड है। तो उसकी वहां पे चॉइस होनी चाहिए। इंपावरमेंट यहीं से चालू हो जाता है। क्लियर है? कि वो डिसीजन ले रही है। समझ रहे हो आप? इसके बाद देखोगे कि जो तीसरा है कि उनको आप अपॉर्चुनिटी एक्सेस, रिसोर्सेस एक्सेस करने का तो राइट दो। वो एस्ट्रोनॉट बनना चाह रही है, अगर आप उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं कराओगे, एजुकेशन का जो रिसोर्स है वो प्रोवाइड नहीं कराओगे, कैसे बनेगी वो? समझ रहे हो? चौथा कि वो अपनी लाइफ कंट्रोल कर सके। लाइफ कंट्रोल करने का मतलब यहां बहुत सारा है। वो जॉब कर सकती है, उसके पास उसका चॉइस होना चाहिए, वो जिससे मन करे उससे शादी कर सकती है। आप ये सारे डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। विमेन को अधिकार है इसका। अपनी लाइफ कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ, किसी से भी दोस्ती कर सकती है ना? ये सारी चीजें हैं विद इन एंड आउटसाइड होम, हर जगह पे, घर में भी और घर के बाहर भी। ठीक है ना?
कोई भी फैमिली है, खाना क्या बनना है तो एक राजा बाबू रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं। लड़की से तो पूछा ही नहीं जाता है भाई आज खाना क्या बनेगा, राजा वो बोलता है पनीर खाने का मन है, तो हाँ भाई पनीर बन गया। तो घर के अंदर भी चॉइस होनी चाहिए। इनका एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज, सिर्फ घर पे नहीं, बाहर ही नहीं, पूरे सोसाइटी में एक चेंज ला सके वो। इसका एग्जाम्पल ज्योतिबा फुले हैं, रामाबाई हैं, है ना। इन्होंने क्या किया, एक चेंज लाया सोसाइटल लेवल पे कि भाई कैसे जो है आप इन्फ्लुएंस करके, जो भी उस समय हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, है ना, ऑब्वियसली इंग्लिश थे, उनकी पॉलिसीज को चेंज करवाया थ्रू ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया, अवेयरनेस फैला करके कि एक जस्ट सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर हो, नेशनली और इंटरनेशनली। जस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब ये है, इकोनॉमिक का मतलब ये है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सिंपल होता है अभी ये, है। गौर से देखो आप, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उठा लो, हीरोइंस जो भी हैं, जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, उनको कम पैसा मिलता है मेल एक्ट्रेसेस के मुकाबले। बीसीसीआई ने अभी जो है क्रिकेटर्स की सैलरी इक्वल करी है, टेनिस में अभी भी इक्वल सैलरी का इशू चलता है। डिफरेंट स्पेक्ट्रम आप उठा लो, अभी भी इशू है। कहां से जस्ट है ये, है ना, जस्ट सोशल ऑर्डर, अभी भी एक्सप्लॉइटेशन होता है हर जगह पे। किसी को भी एक गिलास पानी लाना होगा तो लड़की उठ के जाएगी, लड़का उठ नहीं सकता है। ये मेंटेलिटी पहले से पर्कुलेट कर चुकी है हमारे सिस्टम में, क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो है वो डिटरमाइन करती हैं कि क्या ह्यूमन इंपावरमेंट का मतलब है। पहले हमने इंपावरमेंट समझा कि आपने कैपेसिटी बढ़ा दी, और फिर ह्यूमन इंपावरमेंट में हमने समझा कि भाई रिसोर्स का एक्सेसिबिलिटी हो, उसकी हर एक तरीके से चॉइस हो, आउटसाइड द होम, इनसाइड होम, है ना। इसके अलावा उसकी एबिलिटी जो है सोशल चेंज को कैसे वो ला सकती है इन्फ्लुएंस करके सोसाइटी में, जिससे कि जस्ट और इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलप हो। सब मैंने बताया, इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब आप यही एग्जांपल ले लो, और भी है, समझ रहे हो आप। बायोलॉजिकल चैलेंजेस की वजह से बहुत जगह पे महिलाओं को मना कर दिया जाता है कि आप जॉब ही नहीं कर सकती है। परमानेंट कमीशन अभी आर्मी ने दिया है हाल ही में, ठीक है। चलो ऐसे आप जो है स्टार्ट लोगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जिसकी मैं बात कर रहा था, ये इसके बिना अधूरा है। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात करना कि पहले क्या हुआ है वो देखना जरूरी है, अभी जो होना है उसके लिए, ठीक है। तो शुरुआत से ही देखोगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो मैं बात कर रहा था कि स्टेटस ऑफ वीमेन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल था, ठीक है ना। लेकिन वो डिक्लाइन होना चालू हुआ लेटर वैदिक एज से, और गुप्ता आते आते काफी ज्यादा डिटोरिएशन हुआ। गुप्ता एज तक काफी समस्या। ये गुप्ता बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि सती प्रथा बोला जाता है, एरन इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन भी है, इसी टाइम पे आया, ठीक है ना। तो ये जो है क्या हुआ, इसके चलते काफी डिक्लाइन हुआ, और सोशल इविल्स कुछ इमर्ज हुई। चाइल्ड मैरिज, है ना, बालिका वधू, सती, जौहर, है ना। जौहर किसमें, पद्मावती में दिखाया गया था, ठीक है, ऐसे रिलेट करो आप। लेकिन इसके बावजूद भी मजे की बात यह है कि विमेन को जहां भी उस टाइम भी मौका मिला, उन्होंने अपना क्या किया, अपनी क्षमता को एस्टेब्लिश किया, अपना कैलिबर डिस्प्ले किया। उसके एग्जाम्पल लोपामुद्रा है, सारी ग्रेट स्कॉलर्स है, मैत्रेयी, गार्गी, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने बहुत सोशल रिफॉर्म किया उस टाइम, ठीक है। इसके बाद से जो है मिडिवल टाइम आता है। मिडिवल टाइम में तो बहुत ही अनस्टेबल वो रेजिम था, वॉर ऑफ सक्सेशन, मल्टीपल वॉर्स। तो उस समय विमेन की ऐसे ही क्या थी, स्टेटस में काफी गिरावट देखी गई थी। इसके बाद भी पर्दा सिस्टम, पॉलीगेमी, ये सारे सोशल इविल्स आए। और अच्छी बात यह है कि मेडिवल एरा में इतने सोशल इविल्स होने के बावजूद भी एक विमेन थी। कौन थी, सबको पता होगा आप सभी को, रजिया सुल्तान, द वन एंड ओनली विमेन एम्परर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। इतने सारे मेल जो मेंबर्स थे उनके बीच में ये सुल्तान बन के उभरी, समझ रहे हो आप। जहां भी मौका मिला है महिलाओं ने अपना दावा साबित
किया है। ठीक है, मेडिवल टाइम आप डिस्कस करोगे। फिर आता है आपका रेनेसां पीरियड। रेनेसां पीरियड में यह देखा गया कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, मालाबारी, ढेर सारे थे, है ना, इन सब ने काफी प्रयास किया कि भैया इक्वालिटी को लाया जाए थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन, थ्रू सोसाइटी में बहुत से चेंज भी आ रहे थे इंग्लिश के आने से। तो इनका फायदा इन्होंने उठा करके इन्होंने क्या किया कि ढेर सारे लेजिस्लेशन जो है वो पास करवा लिए। बेनेडिक्ट के टाइम में क्या हुआ, सती एबोलिश हो गया, एज बढ़ा मैरिज का, ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट वगैरह आया। तो ये सारी चीजें जो है उस टाइम पे आए। ठीक है, तो लेजिस्लेशन जो आए, सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन, इससे कुछ तो डेटरेंट जो है इन सोशल इविल्स के अगेंस्ट सामने आया। क्लियर हो रहा है। अब क्या हुआ इसके बाद, ठीक कि नेशनल मूवमेंट के टाइम में हमारे गांधी जी आए, और गांधी जी ने जो है जब उनका इमर्जेंस हुआ नेशनल पिक्चर में, तो इनके छाया तले सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, कल्पना दत्त, है ना, कल्पना दत्त याद है जिन्होंने शॉट किया था गवर्नर को, ये वादेदार, सुचेता कृपलानी, है ना, उषा मेहता, ये सभी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। आपको याद होगा रेडियो स्टेशन ऑपरेट कर रहे थे क्विट इंडिया के टाइम में। तो ये सारे जो विमेन है, ये जो है उनके छत्र छाया में आई और इन्होंने सॉरी काफी इंपॉर्टेंट जो है योगदान दिया इंडिपेंडेंस में, है ना। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि वुमेन का कुछ योगदान ही नहीं था। वी हैव लॉट ऑफ लीडर्स, लॉट ऑफ वुमेन लीडर्स जिन्होंने एक काफी जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे इंडिपेंडेंस के। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने भी कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं किया और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है पहले बार में ही महिलाओं को दे दी, जिसके लिए हमारे जो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएस और भी बाकी वेस्टर्न कंट्री आ जाए, यूएस को हम इसलिए बोल रहे हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेसी में वो आती है, उसने भी काफी लेट किया था विमेन को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देने में, जबकि इंडिया ने पहली बार में ही क्या किया, अधिकार महिलाओं को दिया। इसके बाद आर्टिकल 14 ऑब्वियसली जानते ही हो, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जिसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए चाइल्ड और विमेन के लिए, और इसी से मेनली रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया विमेन के लिए। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट में, डीपीएससी में बहुत सी बातें की गई हैं, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में फिर ग्रास रूट लेवल पे कैसे वो पॉलिटिक्स में आ सकती हैं, लोगों की सेवा में भागीदारी जो है दिखा सकती हैं, इससे इंश्योर किया गया। क्लियर है। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया, ठीक है, पॉश एक्ट आया, डाउरी एक्ट आया, ठीक है ना। तो इन सभी एक्ट से हम लोगों ने कुछ मॉडर्न जो एविल्स थे उनको खत्म करने की कोशिश की। ठीक है, अब आता है, अच्छा ये पॉश क्या है ये समझ रहे हो ना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, ठीक है ना, विशाखा केस। क्लियर। चलो अब जो है न्यू सोशल मूवमेंट आया। मैं बता रहा था कि ये जो इंपावरमेंट का मीनिंग है वो ग्रेजुअली इवॉल्व कर रहा था। तो न्यू सोशल मूवमेंट में देखा गया कि महिलाएं पर्दा, पॉलीगेमी, सती सिस्टम, इन सब के लिए डिमांड नहीं कर रही थी। वो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में एक इक्वालिटी की फिर डिमांड करने लगी कि भैया रोजगार दो, अब हमें साइंस एंड टेक में हमारी भागीदारी कम है, उसमें दो, मिलिट्री में दो, पुलिस में दो, नए डायमेंशन आई वुमेन एम्पावरमेंट के। तो इसके रिगार्डिंग जो है ये यूएस साइड मूवमेंट हुआ था और 1970s में यूएन डिकेड ऑफ वुमेन जो है घोषित किया गया। 1974 में टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट आई और ये काफी गेम चेंजर हुई, क्योंकि इसने जो है डिफरेंट लैकुना को, जो कमियां थी उनको क्या किया, एक्सपोज किया कि अभी भी विमेन जो है किन किन समस्याओं से उनका वो किस किस इशू में फंसी हुई है, कौन कौन सी अभी भी समस्याएं परेशान कर रही हैं। मतलब जैसे कि अभी भी रेप है, अभी भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई है, समझ रहे हो, ये सारे जो डेटा डील किए गए। एंटी रेप मूवमेंट भी आया। क्लियर है। अब करंट डेवलपमेंट क्या चल रहा है, निर्भया मूवमेंट याद है आपको, वन ऑफ द वाटरशेड मूवमेंट, ये आया था उस टाइम पे, इसने काफी ज्यादा जो है चेंजेस ले आए।
विमेन के रिगार्डिंग 2012 में। मीटू मूवमेंट काफी रिसेंट फेनोमिनन है, जिसके चलते काफी सारे जो है स्कैंडल्स एक्सपोज हुए, है ना। महिलाओं ने काफी जो है इसमें अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी। इसके अलावा एंटी हिजाब मूवमेंट अभी रिसेंटली ईरान में चल रहा है, फोटोग्राफ उसी का है, ठीक है। और अफगानिस्तान में भी एजुकेशन के लिए कौन है परफेक्ट एग्जांपल, मलाला यूसुफजई, ठीक है। यमन में, सीरिया में, ये जो भी कंट्रीज हैं, अच्छा यही भी ह्यूमन राइट की और क्यों डिमांड है, गौर से देखोगे आप तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, किस कहीं भी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है काइंड ऑफ, और जहां भी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है वहां ये देखा गया है कि विमेन का स्टेटस काफी नीचे होता है। क्लियर है। तो इसलिए ये जो भी ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया में इशू चल रहा है इंपावरमेंट के लिए, महिलाएं कंटिन्यूअसली डिमांड कर रही हैं कि हमको इंपावर किया जाए, ये एक इशू। क्लियर। अब जो है आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट डायमेंशन है, मैं पेस्टल की बात कर रहा था ना, तो कौन कौन से डिफरेंट डायमेंशन है जिसको कि आप लेकर के चलोगे। तो सबसे पहला सोशल और पेस्टल में एस, सोशल और कल्चरल इंपावरमेंट। यहां पे आप देखोगे कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या इशू आता है। अगर सोशल लेवल पे बात की जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग, है ना, हाउस होल्ड परचेस, ये इंडिविजुअल लेवल पे यहां पे इंपावरमेंट का इशू है। हाउस होल्ड लेवल परचेस में उनका से है कि नहीं, हेल्थ के रिगार्डिंग वो डिसीजंस ले सकती हैं कि नहीं, है ना। अरे उनकी तबीयत खराब है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये सभी में उनकी राय है कि नहीं, कि वहां भी घर वाले जो है एफर्ट लगा रहे हैं, वहां पे उनको सलाह मशवरा दिया जा रहा है। कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग जो है देखा जाता है कि कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग जनरली डिसीजंस मेल मेंबर्स लेते हैं, और इसीलिए जहां पे भी महिलाएं शिक्षित हैं वहां पे फैमिली प्लानिंग की जरूरत ही नहीं होती है। केरला में देखो ना आप, केरला में क्या अच्छी फैमिली प्लानिंग है। मुस्लिम लोगों की आबादी के लिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि उनका फर्टिलिटी रेट हाई है, लेकिन केरला का भी एग्जाम्पल उठाओ, केरला के मुस्लिम्स में जो फर्टिलिटी रेट है काफी कंट्रोल्ड वे में है, क्योंकि वहां पे विमेन क्या है, शिक्षित है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग अगर मेल डिसीजन लेंगे तो फिर कैसे फैमिली प्लानिंग होगी। तो ये सारी चीजें हैं, सरोगेसी के रिगार्डिंग, अबॉर्शन के रिगार्डिंग उनका डिसीजन है कि नहीं, ये सारे एंगल आप डालोगे सोशल और कल्चरल इंपावरमेंट में, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली और सोसाइटल लेवल पे, करियर के मामले में, एजुकेशन के मामले में, चिल्ड्रन कितने करने हैं, मैरिज कब करना है ना, फैमिली प्लानिंग क्या है, डिसीजन जो है उनकी लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग कौन डिसीजन ले रहा है, ये सारे डिसीजन हुए। और एट द लेवल ऑफ लॉ जो बन रहे हैं उसमें आप देखोगे क्या इश्यूज है। अभी भी मैरिटल रेप को जो है वो क्राइम नहीं माना गया, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, सिविल ऑफेंस माना गया। इसके अलावा जो है इंप्लीमेंटेशन अगर देखोगे आप, जैसे कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ठीक है ना, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, या सेक्शन 498A है ना, इन सब का अभी भी काफी समस्या है इंप्लीमेंटेशन में। अभी भी दहेज प्रथा जो है वो चरम पे है, समझ रहे हो आप। डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी नॉर्मल है, नॉर्मलाइज है हमारे सोसाइटी में। इसके अलावा आप देखोगे कि ऑनर किलिंग जो है, इसके लिए कोई भी जो है क्या हुआ है, सेपरेट एक्ट या उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। अभी भी आईपीसी की धारा 300 के तहत जो है मर्डर के ऑफेंस में बस आता है। ऑनर किलिंग एक काफी मेजर इशू है, ठीक है। इसके बाद आप क्या बात करोगे कि सोशल और कल्चरल तो हो गया। सोशल कल्चरल में हमने देखा कि इंडिविजुअल, फैमिली और लॉ के मामले में क्या सीन है। अगला इकोनॉमिक इंपावरमेंट में बार बार बात कर रहा था कि महिलाओं को इंपावरमेंट करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर बार में आप देखोगे, हर बार इशू तभी होता है जब महिलाएं जो है इकोनॉमिकली इंपावर्ड नहीं होती हैं, मैरिज के बाद भी या मैरिज के पहले भी। ये अगर आप करवा दोगे ना, इकोनॉमिक इंपावरमेंट हो गया ना, तो उनका हर चीज में डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसकी काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन इसमें समस्याएं हैं। सबसे पहले जो हाउस होल्ड उनका काम है, इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं है।
मम्मी लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, ना इकोनॉमी में ना जीडीपी में, कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। ठीक है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो हो रहा है, मैंने बताया था अर्बनाइजेशन के चलते। चलो इसमें तो भागीदारी है, लेकिन ये प्राइमरी सेक्टर में है, कंडीशन यहाँ पे अच्छी नहीं होती है। कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है एग्रीकल्चर में या इनफॉर्मल सेक्टर में, यहाँ पे इनकी भागीदारी है, तो इससे उनको बहुत सी समस्याएं होती है। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सब गायब है, कोई भी पेंशन प्लान्स नहीं है ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इनकी। दूसरा है इनइक्विटी एट वर्क प्लेस, बताया था ना मैंने, सैलरी का इशू। सिर्फ ये नॉर्मल जो काम है उसमें ही नहीं भाई, स्पोर्ट्स में, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, एक एक स्पेक्ट्रम में जो है यहाँ पे भेदभाव देखा जाता है। क्रश फैसिलिटी नहीं है। क्रश फैसिलिटी क्या होती है? जो बच्चे रखने की सुविधा होती है। कोई भी मैरिड वीमेन है, उसका एम्प्लॉयमेंट से ड्रॉप आउट रेट का सबसे मेजर रीजन बच्चा जब हो जाता है तो होता है सॉरी, समझ रहे हो आप? बच्चा हो गया और उसके बाद से उसके रख रखाव के लिए अगर वहां प्रोविजन ही नहीं है ऑफिस में, तो कैसे काम करेगी? बच्चे को तो छोड़ नहीं सकती है वो, तो क्रश फैसिलिटी का अभाव है। इसके अलावा मैटरनिटी लीव, ये एक इशू है, कहीं कहीं पे जल्दी नहीं सैंक्शन होता है। अब तो हालांकि काफी पॉजिटिव इसके आउटकम देखने को मिल रहे हैं और इसका इंप्लीमेंटेशन अच्छा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस काफी इंपॉर्टेंट इशू है, ये कोई नई बात तो है नहीं बताने की, इसको ठीक करने की जरूरत है। और ग्लास सीलिंग इफेक्ट है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि एक ही रोल में बांध देना कि भाई आप फीमेल हो, आपका रोल बस ये है, आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप पुलिस फोर्स में नहीं कर सकते हो ये काम, आप आर्मी में नहीं आ सकते हो। ग्लास सीलिंग का मतलब ये हुआ। अच्छा, फ्रेम और इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज के मामले में बात की जाए तो यहां पे भी जो है हमेशा कॉन्टिन्यूअसली जो है पेरेंटल या एनएस जो पूर्वजों की जमीन होती है उसके रिगार्डिंग काफी डिस्क्रिमिनेशन है। ट्रेडिशनली हिंदू जो होते हैं, हिंदू मतलब सनातन धर्म है, हमारे यहाँ कहाँ प्रॉपर्टी मिलती है? महिलाओं को नहीं मिलती है, मेल मेंबर्स को जाती है। ऑब्वियसली इसके रिगार्डिंग कानून है, लेकिन वो कन्वेंशन फॉलो किया था उसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके रिगार्डिंग काफी विवाद है। क्लियर है? अभी जो है पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है ना, वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला एक्ट है इसका पुअर इंप्लीमेंटेशन, एक इंटरनल कमिटी बनाई जाती है। हैरेसमेंट होता है तो इंटरनल कमिटी में वही बंदे होते हैं ऑफिस के, ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस के रह जाती है वुमेन, है ना। अच्छा, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये एक इशू होगा। अब आप कर क्या सकते हो, है ना। काफी इनिशिएटिव्स भी लिए गए, काफी एग्जांपल्स भी आपके सामने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के, लिज्जत पापड़ मॉडल है ना, एमएसएमईज में वन ऑफ द किंग अमूल जो है वह वुमेन के पार्टिसिपेशन से ही सफलता पाया। ये पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम था कुदुम श्री केरला का, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको उद्घाटन किया था। ये भी एक क्या हुआ, एग्जाम्पल सेट किया। तो ऐसा नहीं है कि ये, अच्छा ये सब हुआ जबकि ये सारे इश्यूज हैं फिर भी, समझ रहे हो आप? तो ये गौर करने वाली बात है। इकोनॉमी हमने देखा, अब अगला क्या होगा भाई, पॉलिटिकल इंपावरमेंट। काफी मेजर इशू है ये भी। ये इसलिए इशू है क्योंकि जब तक यहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा महिलाओं का, बाकी के जो भी डायमेंशन हम देख रहे हैं उसमें बदलाव काफी धीरे होगा। महिलाएं अगर यहां पे पार्टिसिपेट करेंगी ना, तो सोसाइटल लेवल पे हमने देखा, कल्चरल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, हर तरीके से वो आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि इसके रिगार्डिंग ये पॉलिसी लाएंगे, पॉलिसी मेकिंग होगी, लॉज बनेंगे अच्छे अच्छे, है ना। तो यहां पे ना काफी ज्यादा यहां पे इंपावरमेंट की जरूरत है। अभी सीन क्या है यहां पे कि हर तरीके से पार्टी लेवल पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है टिकट बांटने के टाइम में, सेक्सुअल फेवर्स, ठीक है ना, या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है पार्टी टिकट के लिए या प्रमोशंस के लिए। इसलिए जो वीमेन है वो काफी कम है, उनका रिप्रेजेंटेशन काफी
कम है। गिनी चुनी महिलाएं हैं जिनका आप नाम जानते हो, फीमेल लीडर्स, अभी अभी के टाइम में बात कर रहा हूं। मायावती जी है ना, इसके अलावा कौन है, जयललिता जी जो कद्दावर नेता है, मायावती जी, जयललिता जी, ममता बनर्जी, और कौन आपके दिमाग में आ रहा है, इंदिरा गांधी एक थी। लेकिन मैक्सिमम इसमें से जो इंडिपेंडेंट नेता है ये जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी को आप छोड़ दो तो इंदिरा गांधी भी जो है उनका फैमिली सपोर्ट था एक तरह से, डिंपल यादव का आप ले लो उनका भी फैमिली सपोर्ट है एक तरह से। तो इंडिपेंडेंट जो विमेन लीडर्स हैं वो काफी कम है पॉलिटिक्स में, उनका आना काफी जरूरी है। ये जानती हैं असल में महिलाओं की समस्या, ये पॉलिसी मेकिंग में जो है इनिशिएशन लाएंगे। ठीक है, अभी एग्जीक्यूटिव में आप देखो तो ब्यूरोक्रेट्स में इनकी संख्या काफी कम है। पुलिस में तो अब चलो बिहार जैसे स्टेट में बढ़ा है क्योंकि रिजर्वेशन बिहार स्टेट दे रहा है। आर्म फोर्सेस में इधर जो है परमानेंट कमीशन लागू किया गया विमेन के रिगार्डिंग। ये चीजें हुई लेकिन लेट हुई, ब्यूरोक्रेसी में अभी भी रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। हालांकि अभी तो यूपीएससी वगैरह में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रह रहा है, लेकिन आप हिस्टोरिकल बैकड्रॉप से बात करो तो अभी भी काफी रिलेटिवली प्रोपोर्शन कम। जुडिशियरी में आप देखोगे रिप्रेजेंटेशन का तो इशू है ही, कितनी अभी जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज जो है महिला है, इंदु मल्होत्रा एक थी, बहुत पहले मैंने सुना था। अभी आई थिंक किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हीं का नाम याद है। सुप्रीम कोर्ट में देख लो आप रिप्रेजेंटेशन कितना कम है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है लॉयर्स का, बहुत सारा आपने सुना होगा। द वायर का एक आर्टिकल था जिसमें बोला गया था, एक उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बोला था कि जो जुडिशियरी वो मेंस क्लब है, हर जगह उन्हीं की चलती है। डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद भी जो ग्रीवांस रेडिसल मैकेनिज्म है उसमें भी वही बैठते हैं, तो अपने बंदों को सपोर्ट करेंगे। तो जुडिशियरी में काफी हालत खराब है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के काफी इश्यूज है वहां पे। क्लियर। अब जो है इकोलॉजिकल इंपावरमेंट की बात की जाए तो इकोलॉजिकल इंपावरमेंट में हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि जो मदर नेचर है हमारा, उनका स्टेटस फीमेल है, फेमिनिन है ना। और यहाँ पे इको फेमिनिज्म की बात इसीलिए होती है, इको फेमिनिज्म का मतलब यहाँ पे ये है, ये देखा गया कि जो मैन है उसने इकोलॉजी और विमेन दोनों का एक्सप्लॉयटेशन किया, तो इनका जो रिलेशन है ना वो ऐसे एस्टेब्लिश हो गया। यानी कि अगर आप इकोलॉजी को बढ़ावा दोगे ना तो विमेन इंपावरमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है विमेन पे आता है। कैसे? अगर आप मान लो कि आपने कोई भी आसपास के जंगल को हटा दिया और वहां पे कोई प्रिमिटिव सोसाइटी है, तो लकड़ियां बिनने का काम किसका है? आपने किसी तालाब को ही गंदा कर दिया, पानी लाने का काम किसका है? मील मेंबर्स लाते हैं क्या? ये कलेक्शन का काम, खाना बनाने वाला काम, ये सारा फीमेल का जिम्मेदारी है और इन पे असर आता है। तो अगर आप इकोलॉजी को प्रिजर्व करोगे ना तो विमेन इंपावरमेंट हो जाएगा। तो जो इकोलॉजी और विमेन का इसीलिए रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को आप बूस्ट करोगे तो आपस में ये क्या करती हैं, कोलैब करके इनका इंपावरमेंट अपने आप होता है। इकोलॉजी को सपोर्ट करोगे तो विमेन इंपावरमेंट होगा, विमेन इंपावरमेंट को करोगे तो इकोलॉजी कंजर्वेशन होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन होगा। इको फेमिनिज्म की अगर बात की जाए तो इसमें जो है हमारी वंदना शिवा जो है काफी प्रोमिनेंट है, इंडिया में यही लेकर के मेनली आई थी, ठीक है ना। और मेधा पाटेकर को आप कैसे भूल सकते हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन में कितनी अहम भूमिका इसमें निभाई थी, ठीक है। इसके अलावा और भी बिश्नोई मूवमेंट में आप देखोगे, चिपको मूवमेंट है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन मैंने बताया। अब है कि मीडिया और टेक्नोलॉजी में क्या कैसे इंपावरमेंट का इशू है कि सबसे पहले इसमें जो है परसेप्शन बायस देखा गया मीडिया में। क्या देखा गया कि भाई मूवी जो होती है उसमें हमेशा रोल क्या होता है विमेन का, उनका कोई भी मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल जनरली नहीं देखा जाता है कि या तो मां बनती है या बीवी बनेंगी, है ना। ये सबसे बड़ा इशू है। एड में भी जो है हाउस होल्ड होम मेकर है ना, या फिर चाइल्ड वाला जो एड होगा, फूड न्यूट्रिशन वाला आइटम होगा, उसमें जो है उनको दिखाया जाएगा, ठीक है। और मैन को दिखाया जाता है कि भाई ये जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं और ये थम्सअप वम्सअप की सारे एड मैन कर रहे हैं, समझ रहे हो आप।
इसके अलावा सॉन्ग्स भी जो बनाए जाते हैं वो भी जनरली कभी कभी ईव टीजिंग या सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, आप जानते हो सॉन्ग्स को, बताने की जरूरत नहीं है। अब जो है रिसेंट हालांकि शिफ्ट देखा गया है कि भैया वुमेन इन ओरिएंटेड मूवीज भी बन रही। कौन कौन सी? क्वीन है यार, क्वीन देखो, पिंक देखो, है ना, सब वुमेन ओरिएंटेड मूवीज है। हिचकी देखो जाकर के, ठीक है, ये सभी देखो। इसमें जो है विमेन को काफी जो है एक प्रोटैगनिस्ट, मेन प्रोटैगनिस्ट के रूप में दिखाया गया है। ठीक, अब जो है बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी में जो है वो क्या इशू है। अफोर्डेबिलिटी का इशू है, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, इनसे रिलेटेड जो एक्सेस है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, उसकी कमी है ना। जनरली आर्ट में एडमिशन ट्रेडिशनली जो है महिलाओं को दिलाया जाता था, है ना, उनका एडमिशन जो है आर्ट कोर्सेज में कराया जाता। साइंस में अभी रुझान बढ़ा बाद में, ठीक है ना। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड है, जैसे आईटी में इनका दबदबा है, बाकी की जो कोर इंडस्ट्रीज है इसमें रिप्रेजेंटेशन अभी भी कम है ना। तो ये बायस है, पहले से ही क्या है, प्रिजुडिस्ड सिस्टम क्रिएटेड है कि भैया इनका जो है इसी में योगदान रहेगा। मेनली आईटी इंडस्ट्रीज में ही क्या है, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। तो ये देखा गया मेनली कि आईटी इंडस्ट्रीज में इनका स्कोप ज्यादा है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया या मशीन लर्निंग आई, इसके चलते क्या होगा आगे देखा ये जा रहा है कि भाई अब गौर से देखोगे तो आईटी इंडस्ट्रीज में क्या है, मेनली टेस्टिंग का काम होता है ना, टेस्टर्स है हमारे, और टेस्टर्स जनरली क्या है, विमेन इसमें एम्प्लॉयड है। अभी जैसे ही एक ऐसा एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी अभी काफी फेमस है, चैट जीपीटी आपने सुना होगा, तो ऐसे अगर टूल आ गए तो टेस्टर का काम ही खत्म हो जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ उसकी टेस्टिंग करनी है, ये करके दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन इससे कम हो सकता है, इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से। तो इसके बारे में सोचने की जरूरत है। ये सारे आप पॉइंट्स डालोगे, ठीक है। अब जो है गवर्नमेंट जो है कौन सी स्कीम्स और पॉलिसीज लेकर के आई है इंपावरमेंट के लिए, तो इसमें आप गौर से देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट बिहार के जनरली ज्यादा दिए हैं एग्जाम्पल्स या स्कीम्स, इसलिए क्योंकि आप सेंटर वाला तो जनरली देख ही लोगे, बिहार वाला थोड़ा मुश्किल होता है निकालना। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 क्लॉज 3 मैंने बताया था, और रिजर्वेशन बेनिफिट्स दिया जा रहा है। बिहार पहला था 50% इन टीआरआई, आपको पता है। इसके अलावा 35% के अराउंड जो है उसने विमेन को रिजर्वेशन दिया अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, इवन इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी देने वाले जो रिजर्वेशन थे इसमें वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट था बिहार, ठीक है। महिलाओं के लिए तो काफी काम किया है बिहार ने। मेटर्निटी बेनिफिट जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट के थ्रू। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाला इशू है, ठीक है ना, वो आया था ना जजमेंट 26 वीक्स वाला, वो देख लेना आप। सुकन्या समृद्धि योजना, ये क्या है, एक सेविंग स्कीम है जिसमें कि जो बच्चियां जब होती हैं तो कुछ साल के बाद आप उनका अकाउंट खुलवा सकते हो, उसमें ग्रेजुअली पैसे डाल सकते हो और एक टाइम पे उनके पढ़ाई के खर्च के लिए, मैरिज के खर्च के लिए उससे रीइंबर्स कर सकते हो, ठीक है। काफी अच्छा स्कीम है, अच्छा खासा इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे छुपा नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस लेकर के आई हमारी गवर्नमेंट। इसके बाद विशाखा केस के बाद, ठीक है, विशाखा केस जो हुआ था जजमेंट, उसके बाद 7 निश्चय योजना बिहार का फ्लैगशिप स्कीम, जिसमें कि सक्षम महिला, सशक्त महिला, इसकी बात की गई, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के तहत हम जो है ये सारे रिजर्वेशंस वगैरह दे रहे हैं, या महिलाओं के लिए जो है हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्कीम ला रहे हैं, ठीक है ना। साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, ये सारे आपको पॉइंट्स वहां पे दिखाने हैं। तो ये सारा स्कीम जो है मेनली बिहार के आप स्कीम्स देखोगे, ये जब आप ऐड करोगे ना एसे में, क्योंकि बिहार का पेपर है तो अच्छा खासा आपका मार्क्स आएगा। आगे बात करते हैं अभी कि सब बातें तो हो गई, अभी चैलेंजेस क्या है, तो बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है पेट्रियार्कल माइंडसेट है, जिसमें सन मेटा प्रेफरेंस आता है। ये ग्रासरूट इशू है, इसको काफी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की जरूरत है। सन मेटा प्रेफरेंस पेट्रियार्कल माइंडसेट से ही आता है।
पेटर्नल लीव अभी इसका भी इशू है अभी भी। रैपिड अर्बनाइजेशन जो है, इसके चलते फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर हो रहा है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, रोजगार तो मिल रहा है लेकिन इसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है। तो महिलाओं का जो स्टेटस है यहाँ पे काफी अच्छा नहीं है। पर्सनल लॉ के इश्यूज है, निकाह हलाला अभी भी मुस्लिम जो है कम्युनिटी है उसमें प्रीडोमिनेंट है। हिंदू सक्सेशन लॉ में एक इशू ये है कि अगर किसी महिला की डेथ हो गई तो जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर उसका है वो जो मेल उसका हस्बैंड मतलब जो है जो मेल साइड है उसके हायर को मिलेगा, अगर उसके बच्चे नहीं है फिर भी। आप समझ रहे हो? तो ये इश्यूज हैं। इसके बाद LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अभी भी 23% है, काफी कम है। 50% हमारी महिलाएं हैं और इतना कम है। रेप केसेस जो अभी भी काफी ज्यादा है। रेप केसेस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो एक डेटा था कि ऑलमोस्ट 88 रेप्स होते हैं दिल्ली में। 6 रेप्स होते हैं। समझ रहे हैं आप? ये वाला जो डेटा ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेकिन ये जो है ये काफी ग्लेरिंग डेटा है। ये मतलब 6 रेप वाला ये वेरिएशन हो सकता है, इसमें मैं ये बोल रहा हूं, आप क्रॉस चेक कर लेना। लेकिन ये इशू है अभी। डाउरी सिस्टम जो है अभी भी काफी जगह पे प्रिवेलेंट है। आप अभी देख लो, बोला जाता है कि एंटी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, अवेयरनेस ड्राइव चल रहा है कि भैया डाउरी मत लो, लेकिन अभी भी डाउरी है प्रिवेलेंट। NFHS रिपोर्ट थी चौथी, 27% जो महिलाएं हैं वो अभी भी अर्ली मैरिज का क्या है शिकार है। साइबर बुलिंग का अगर आप केस देखोगे तो इसमें क्या है, डीप फेक टेक्नोलॉजी आ गई है। डीप फेक टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हो, किसी का भी फोटो उठाओगे, किसी दूसरे के चेहरे पे आप डाल सकते हो उसको, और इससे ब्लैकमेल वगैरह है ना, एक्सटॉर्शन, इन सभी की समस्याएं काफी देखी गई। ठीक है। इसके बाद जो है अभी भी 33% रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट में पेंडिंग है, यह पता है। और इसके रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूअस जो है क्या हो रहा है, डिमांड हो रहा है कि भैया कैसे भी करके इसको और बढ़ाने की जरूरत है। क्लियर है? अब जो है पेंडेमिक के दौरान ये देखा गया कि वीमेन ने जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और जॉब लॉस इन सभी चीजों को क्या किया था, फेस किया था। क्लियर हो बात ये कि वीमेन ने जब पेंडेमिक आया था तो इस टाइम पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और जॉब लॉस जो है सबसे ज्यादा फेस किया था मेन के मुकाबले। तो आगे कभी भी ऐसा पेंडेमिक जैसा सिचुएशन आएगा तो ये चीजें फिर से सामने आ सकती हैं, तो इससे भी निपटने की जरूरत है। क्लियर? अब जो है वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हो, वे फॉरवर्ड में ऑब्वियसली आप मेजर्स कुछ डाल ही सकते हो कि ये स्कीम्स आई हैं और इन सभी चीजों के चलते वीमेन एम्पावरमेंट हम कर रहे हैं। सारे डायमेंशन आपने देख ही लिए, लेकिन अब आप कोटेशन वगैरह डालने की बात है। ठीक है ना, कि जैसे कि आंद्रे बेटेल है, इन्होंने बोला था कि भैया लॉ जो है, कोई भी आप कानून बनाते हो तो वो ये डिसाइड करता है कि सोसाइटी जो है कौन से डायरेक्शन में जाएगी, सोसाइटी किस डायरेक्शन में जाएगी, एक लॉ आपने बनाया वो डिसाइड कर रहा है। लेकिन जो एक्चुअल डायरेक्शन है सोसाइटी की जो होनी चाहिए वो उसके कल्चर से डिटरमाइन होता है। उसका जैसा कल्चर होगा उसी डायरेक्शन में सोसाइटी जाएगी। क्लियर है बात? ये इसका मतलब आप ऐसे समझो कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमने ढेर सारे कानून बनाए, ठीक है, लेकिन इस कानून का पालन जो है वो तब अच्छे से होगा जब कल्चर में वो कानून जो है क्या होगा, इनग्रॉस्ड होगा। हम लोगों ने नेशनल मूवमेंट किया, आजादी की लड़ाई लड़ी, फिर हमें इंडिपेंडेंस मिला। पाकिस्तान का आप एग्जांपल उठाओ तो उनको पॉलिटिक्स से एक नेशन मिल गया रिलीजन के बेसिस पे। तो उनके कल्चर में अगर ये चीज नहीं है, कानून का इंप्लीमेंटेशन वाली भावना नहीं है, तो आप कोई भी कानून वहां बनाओगे तो वो तोड़ा जाएगा। आज देखो पाकिस्तान में मल्टीपल टाइम इमरजेंसी लग चुकी है, पीएम अभी तक एक भी टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है। तो वैसे ही अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो आप इसके लिए मल्टीपल कानून बना सकते हैं, लेकिन वो किस लेवल पे इंप्लीमेंट होगा, किस लेवल पे वो सोसाइटी के डायरेक्शन को डिटरमाइन करेगा,
वो एम्पावरमेंट लाएगा कि नहीं लाएगा, वो उसके लोगों के कल्चर में क्या है वो डिटरमाइन करेगा। लोग का कल्चर कैसा है उससे आप डिटरमाइन करोगे। क्लियर है? विमेन इंपावरमेंट जो है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो इंपावरमेंट ऑफ नेचर, इंपावरमेंट ऑफ जो भी मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं या कंट्रीज के। तो आंद्रे बेटेल जो है उन्होंने बोला कि लॉ जो है वो डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, अभी जो विमेन इंपावरमेंट है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो नेचर, मार्जिनलाइज्ड पीपल इनके इंपावरमेंट से दलित का इंपावरमेंट, दलित का इंपावरमेंट, विमेन का इंपावरमेंट जो है कोई भी अलग चीज नहीं है, दोनों ही मार्जिनलाइज्ड हैं, दोनों का एक्सप्लॉयटेशन जो है हिस्टोरिकली हुआ है। तो इन दोनों का इंपावरमेंट आप करोगे तो क्या होगा, ओवरऑल इंपावरमेंट सोसाइटी का होगा। क्लियर है? अभी जरूरत किस चीज की है, आप ऐसे लिखोगे नीड ऑफ आवर क्या है कि भाई विमेन को भी अपना पोटेंशियल रियलाइज करने की जरूरत है। ठीक है ना? गवर्नमेंट जो है ऑब्वियसली हेल्थ, एजुकेशन ये सभी मेजर्स तो लेगी ही लेगी, लेकिन विमेन को भी अपनी कैलिबर का पता होना चाहिए, उन्हें फाइट करना चाहिए। जितने भी सोसाइटी इविल्स हैं या जो हर्डल्स हैं उनके चैलेंजेस को उनको पार करना चाहिए। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उनका फायदा अच्छे से उठाना चाहिए। फाइनली हम कह सकते हैं जैसा कोफी अन्नान ने बोला कि भाई ऑब्वियसली वीमेन को जो है अपने एम्पावरमेंट का जो डिमांड है उसके तो लिए आगे आना ही चाहिए। और कोफी अन्नान जी बोलते हैं कि कोई भी ऐसा बेटर टूल नहीं है एम्पावरमेंट का जिसका कि वीमेन खुद है। इसका मतलब ये है कि अगर एम्पावर्ड होना है तो उसका सबसे बड़ा हथियार कौन है, खुद वीमेन है। खुद उनको आवाज उठानी है, खुद उन्हें फोर फ्रंट पे आना है, बोलना है भैया ये हमारे अधिकार है हमें दो। और ये हुआ भी है। हिस्ट्री के पूरे एजेस को आप देखोगे सारे फेजेस में ही ये हुआ है। ठीक है, और ये काफी अच्छी बात है। ठीक, अभी जो है कंक्लूड आप कैसे करोगे कि विमेन डिस्क्रिमिनेशन जो इतना डीप रूटेड है कि ये कॉमन सेंस लगता है कि भाई ठीक तो है, ऐसा हो रहा है तो क्या ही अजीब है। ये माइंडसेट की भी इसमें भी चेंज लाने की जरूरत है। हिस्टोरिकल जो डिस्क्रिमिनेशन था इसने जो है जो ऑटोनॉमी थी विमेन की इसको काफी हद तक क्या किया था, डिनाई किया था। और रिसेंट टाइम में यही ऑटोनॉमी की डिमांड जो है विमेन कर रही है, लेकिन अभी भी रास्ता काफी दूर है। अभी भी मैं बता रहा था ना, पेट्रियार्की को खत्म करो, पहले पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बढ़ाओ, कॉन्सिक्वेंटली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आएगा, फिर सोसाइटल एम्पावरमेंट अपने आप फ्लरिश हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो चेन है इसको समझने की जरूरत है एम्पावरमेंट के लिए। एक साथ आते हैं, जैसा कि मोदी जी ने बोला भी था, जन भागीदारी करो ताकि एक जन आंदोलन हो। इसका मतलब जन भागीदारी, जन आंदोलन का मतलब यह है कि जो सिटीजन्स हैं उनको साथ में आना होगा। वो जो लाइन थी कि कल्चर को सही करने की जरूरत है, लॉ तो हम बना ही देंगे, तो यही कल्चरल जो शिफ्ट है उसको लाने की जरूरत है, जिससे कि हमारी इक्वेलिटी जो है वो रिस्टोर होगी और हम जो है एक लाइफ ऑफ डिग्निटी जिसमें कि सम्मान मिलेगा महिलाओं को वो दे पाएंगे जो कि उन्हें हिस्टोरिकली डिनाइड किया गया। ठीक है, ऐसे कुछ कंक्लूड करोगे आप। कंक्लूजन कुछ भी हो सकता है, और भी तरीके से आप कर सकते हो, और भी कोट्स डाल सकते हो, अम्बेडकर का डाल सकते हो। उन्होंने बोला था कि किसी सोसाइटी का प्रोग्रेस मेजर करना है तो विमेन का क्या प्रोग्रेस है वो देखिए। क्लियर? और भी है तो कोटेशंस आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो पूरा डिस्कशन हुआ हमारा इसका नटशेल वही है कि विमेन की जब भी जरूरत होगी उनको एम्पावरमेंट मिला है। जब भी समाज में समृद्धि का सिचुएशन ऐसा आएगा तो ऐसा देखा गया कि उनका स्टेटस डिक्लाइन हुआ। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और ये रेलेवेंट है। क्लियर है ये? तो ऐसे जो है जब आप अटेम्प्ट करोगे तो ये ध्यान में हमेशा रखना है कि ये जीएस नहीं है, जीएस की आंसर राइटिंग नहीं है, ये जो है जीएस नहीं है प्रॉपर। ऐसे की एक अलग जो है टेक्निक होती है जो कि मैंने आपको बताया, वैसे आप डील करोगे। ठीक है ना? विमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज थे वो आई थिंक मैंने कवर किए हैं, लगभग सारे पर्सपेक्टिव डील किए हैं, इंट्रो भी बताया, कंक्लूजन बताया,
बॉडी पार्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस किया। इवन हमने ये भी इसमें सीखा है कैसे आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? तो इसी पे एक आप ऐसे लिखिए घर जाकर के, ऑब्वियसली ये वीडियो देख करके घर जाकर के, क्या वीडियो देख करके ऐसे लिखिए, हमें भेजिए, ईमेल आईडी मिलाई है आपको, ठीक है। और वीडियोस रेगुलर देखते रहिए, और भी वीडियोस आएंगे अभी, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ऐसे के रिगार्डिंग में वीडियो लेकर के आऊंगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि 68 मेंस आप अच्छे से लिखो। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।